आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्वहन बड़े ही खूबसूरती से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब और किशोर कुमार के कुछ ऐसे गानों के बारे में जिन्होंने संगीत का स्वरूप ही बदल डाला। बॉलीवुड संगीत की दुनिया में दो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने गीतों से न सिर्फ संगीत का स्वरूप बदला बल्कि इसे नई नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया। बहुत सारे नाम हैं वैसे तो, लेकिन उनमें से जो दो नाम हैं जो सबसे ऊपर आते हैं वो है मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। आज हम जानेंगे कि किस तरह इनके कुछ क्रांतिकारी गीतों ने बॉलीवुड संगीत का चेहरा ही बदल करके रख दिया। रफ़ी साहब की आवाज को अगर हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हर एक इमोशन को उन्होंने दिल से जिया है। उनका कोई भी शब्द किसी भी गाने पर जो वो लफ्ज जिस हिसाब से बोलते हैं वो लफ्ज हमको एक एहसास और वही एहसास दे जाता है जो शब्द का अर्थ होता है। तो हम बिना किसी डिक्शनरी की मदद से भी सिर्फ रफ़ी साहब के गाए हुए शब्दों का एक सही अर्थ, एक सही संदर्भ महसूस कर सकते हैं। रफ़ी साहब ने कई गाने ऐसे गाए हैं जो बॉलीवुड संगीत का जो एक पैटर्न था, उसकी दिशा थी, उसे बदलने में वो गाने मील का पत्थर साबित हुए। उनके गीतों ने न केवल दर्द और मोहब्बत को पर्दे पर उतारा बल्कि नई संगीत विधाओं का भी परिचय करवाया। इसका अर्थ यह हुआ कि रफ़ी साहब के आने से पहले उस प्रकार के गीत नहीं बनते थे, या यूं कहिए कि गीत तो बनते थे मगर उस प्रकार से गाने वाला कोई था नहीं जिस तरह की शुरुआत रफ़ी साहब ने अपनी गायकी में की। अब गानों के जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, लेकिन मैं क्योंकि आपके समक्ष अपने चैनल पर हूं तो मैं आपको वही गाने बता सकता हूं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो शायद बच्चे बच्चे ने भी सुने हैं। तो ऐसा ही एक गीत है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, फिल्म हीर रांझा से। तो इस गाने में रफ़ी साहब की जो आवाज में जो एक दर्द है और इस दर्द को एक नए स्तर पर जो उन्होंने पहुंचाया है वो काबिले तारीफ है। दर्द को अपने स्वर से कैसे जोड़ा जाए, सुरों से कैसे जोड़ा जाए, ये रफ़ी साहब ही बता सकते थे। वो जो एक दर्द महसूस होता था, सुनने वाला अपनी आत्मा के अंदर उस दर्द को महसूस करता था जब भी वो रफ़ी साहब के इस प्रकार के गीत सुनता था। तो ये जो एक खास शैली थी ये रफ़ी साहब के पास थी और इस शैली में वो बिल्कुल विशेष थे। चाहे गाना रोमांटिक हो, चाहे कोई सैड सॉन्ग हो, अब गानों में जो एक क्रांति है वो रफ़ी साहब की वजह से है। जहां तक बात में शब्दों का जो एक खास जो चलन होता है कि कोई शब्द किस प्रकार बोला जाए कि उसका अर्थ किसी के दिमाग में बहुत अच्छे तरह से बैठे, तो इस तरह के जो गाने थे वो आज भी जब चलते हैं तो वो एक लाइवली एक असर देते हैं। ऐसा लगता है कि ये गाना जो मैं सुन रहा हूँ
ये सुनते समय ही गाया जा रहा है। किसी जगह पर ये गाना गाया जा रहा है और इसका सीधा प्रसारण मैं अपने कानों से सुन रहा हूं। वो कोई अतीत की बात नहीं लगती कि कभी ये गाना बना था। ऐसा लगता है कि ये गाना मेरे सामने चल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि ये जगह मेरी आंखों के सामने नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गाना ये चल रहा है। ये इसीलिए क्योंकि ये लाइवलीनेस जो आवाज के दर्द से पैदा होती है, ये रफ़ी साहब के पास थी। ये जो तिलिस्म था, ये रफ़ी साहब का ही एक गुण था। तो दर्द भरे गानों में उन्होंने इस तरह से इस परंपरा को मजबूत किया, और ये बातें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, इन पर कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अब इसी गाने की तरह मैं बहुत सारे गाने बता सकता हूं आपको, क्योंकि रफ़ी साहब का जो तारुफ है वो दर्द भरे गीत में बहुत ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो दर्द भरे गीत हैं वो रफ़ी गा सकते थे और कोई गाना वो नहीं गा सकते थे। रफ़ी साहब के साथ तो दिक्कत ही यह थी कि म्यूजिक डायरेक्टर्स को, कि रफ़ी साहब को कुछ भी देते थे तो रफ़ी साहब के लिए वो कोई चीज चैलेंज होती ही नहीं थी। जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो रफ़ी साहब को जो गाना असंभव था दूसरे लोगों के लिए, वो जो असंभव सिचुएशन थी वो रफ़ी साहब को दे दिया करते थे। और उनमें भी जो सबसे ज्यादा चैलेंज जो देते थे रफ़ी साहब को, वो थे म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद। क्योंकि आपने ये बात महसूस की होगी कि ये जितने भी जो गाने नौशाद साहब ने अपने संगीत में संगीतबद्ध किए, वो सभी गाने ठेठ शास्त्रीय जो वो राग रागनियों पर बेस्ड गाने थे। लेकिन जो वो गाते थे रफ़ी साहब, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं होता था। रफ़ी साहब थे, और उनका अंदाज न सिर्फ इस तरह के गानों में था जो कि दर्द भरे होते थे, जिनमें शेर व शायरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, जिसमें राग रागनियों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। अब अगर मान लीजिए मैं कोई गाना आपको ऐसा बताऊं जो रॉक स्टाइल का हो, तो रॉक स्टाइल के गाने उन्होंने शंकर जयकिशन के साथ बहुत ज्यादा किए। आजकल तेरे मेरे नाम के चर्चे, वो गाना किसने नहीं सुना होगा, या होगा तो होगा मुझसे कल भी सामना तब क्या बोलोगे, वो फिल्म थी ना एन इवनिंग इन पेरिस। ये कोई ज्यादा कोई पॉपुलर गाना नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारा गाना है, आप इसको सुनिएगा। और उसी तरह पंचम दा का जो गाना है आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, फिल्म तीसरी मंजिल से। अब अगर आपने ये देखा कि भाई रफ़ी साहब ये दुनिया ये महफिल गा सकते हैं और इतना डूब के गा सकते हैं, तो कोई ये बोल सकता है कि ये व्यक्ति सिर्फ इस चीज के लिए टाइप कास्ट है। लेकिन वही व्यक्ति और वही शख्सियत अगर आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा इस टाइप के गाने गाता है, और उसमें वो बोलता है आजा 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 आ, तो छठी बार बोल के सातवीं बार वो बोलता है अब इस चीज को कौन महसूस कर सकता था कि ये रफ़ी साहब इस बात को, इस गाने को इस अंदाज में गाएंगे कि वो गाना ऐसा लगेगा कि ये रफ़ी साहब के लिए ही बना हुआ गाना है। जो लोग बोलते हैं कि रफ़ी साहब सिर्फ दर्द भरे गाने गा सकते हैं, तो उन लोगों ने सिर्फ रफ़ी साहब के 2 या 3 गाने ही सुने होंगे, और वो भी बड़ी मुश्किल से सुने होंगे, और उनके पास में वो रूह ही नहीं है जो रफ़ी साहब को समझ सके। रफ़ी साहब कुछ भी गा सकते थे, वो अंग्रेजी गाने भी गाते थे, पंजाबी गाने भी गाते थे, और भारत की ऐसी कोई भाषा नहीं थी जिसमें रफ़ी साहब ने गाने नहीं गाए हों। और ये जो गाना था, ये और इस प्रकार के गाने, ये रॉक एंड वेस्टर्न बीट्स यानी रॉक एंड रोल टाइप के गाने थे। आपको मालूम है कि पंचम दा इस तरह के गानों में एक्सपर्ट थे। तो जो ये जो गाना था, ये अपने आप में एक अलग
तरह का रिदम था इसमें, एक अलग तरह का स्टाइल है जिसमें साफ मालूम चलता है कि ये शंकर जयकिशन का गाना नहीं हो सकता, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। क्योंकि इसमें जो बीट्स है, ये वर्ड्स में भी जो बीट्स आ रही हैं आपकी, वो एक अलग तरह की बीट्स हैं। इस तरह के गाना रफ़ी साहब ने पहले नहीं गाया था, लेकिन आप देखिए ये गाना जब उन्होंने गाया है तो ये आज यादगार है। और इस गाने में आप उनकी आवाज को किसी और की आवाज से सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। वजह ये नहीं है कि ये गाना शम्मी कपूर साहब पर फिल्माया है इसलिए हम उस आवाज को बदल नहीं सकते। बहुत लोगों को ये अगर मालूम भी ना हो कि ये गाना शम्मी कपूर साहब पर फिल्माया है तीसरी मंजिल का, तो भी हम सिर्फ इस गाने को सुनकर के भी इस आवाज को इस गाने से कभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हम ये सोच ही नहीं सकते कि इस गाने को अगर किसी और की आवाज में अगर हम स्वीकार करें तो क्या हो। हम इस गाने को किसी और की आवाज में स्वीकार कर ही नहीं सकते। अगर आप चाहें तो आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनमें आप किसी का गाना किसी और की आवाज में सुन सकते हैं, लेकिन आपको वो गाना जमेगा नहीं। तो ये जो गाना था आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, ये उस समय के लिए बड़ा ही साहसिक कदम था, क्योंकि उस समय में जो गाने थे वो एक अलग टाइप के गाने होते थे, सिम्फनी बेस्ड गाने होते थे। और ये जैज पैटर्न था, ये आर डी बर्मन लेकर के आए फिल्म इंडस्ट्री में। और एक अलग ही उनका गाने के जो पैरामीटर्स होते थे वो डिफरेंट होते थे थोड़े से। तो उस गाने का जो पैटर्न को देख करके हर कोई व्यक्ति इसको समझता था कि ये कुछ अलग चीज है। ये वो उस पैटर्न का गाना नहीं है जो शंकर जयकिशन साहब का हुआ करता था। तो एक अलग से अगर कोई आपको पैटर्न देता है तो उस गाने को, उस पैटर्न को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस पैटर्न को क्या फॉलो किया रफ़ी साहब ने, मानना पड़ेगा। रफ़ी साहब की आवाज ने इसे और भी अधिक जीवंत बना दिया। और जिन लोगों ने इस गाने को वीडियो में देखा है HD पर, तो आप समझ लीजिए ये गाना कालजयी गाना है। क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज वैसे तो हर एक पर फबती थी, लेकिन जिस अंदाज में रफ़ी साहब शम्मी कपूर साहब के लिए जो गाना गाते थे, जो लटके झटकों से भरी हुई जो आवाज होती थी, शम्मी कपूर के जो तरीका था एक्टिंग करने का या गाना बनाने का, तो गाने में वो जिस प्रकार का डांस करते थे उसमें जो जर्क्स का यूज करते थे, रुकावट का यूज करते थे, झटके का यूज करते थे, ठीक इसी चीज को फॉलो करते हुए रफ़ी साहब भी जब गाते थे शम्मी साहब के लिए, तो शम्मी कपूर के लिए, तो वो उसी जर्क के हिसाब से उस गाने को गाते थे। और आप देखिए इस गाने में भी जर्क है, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। तो इसमें ना सिर्फ गीतकार की बल्कि संगीतकार की भी तारीफ है कि उन्होंने इस तरह से गाने का पैटर्न रखा कि उन्हें मालूम था कि ये गाना शम्मी कपूर पर है, तो ये गाना सीधा सीधा नहीं जाएगा, इसमें जर्क लगेंगे, बीच में झटके लगेंगे, क्योंकि ये गाना शम्मी कपूर पर फिल्माया जाने वाला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो खूबी है वो गाने वाले की है कि उसने उस अंदाज में गाना गाया कि कोई कह नहीं सकता कि ये शम्मी कपूर साहब नहीं गा रहे हैं। तो इस तरह से रफ़ी साहब ने, या यूं कहें कि रफ़ी साहब की आवाज़ ने इन जो गाने थे, इस प्रकार के जो गाने थे, इन इमोशंस को लिए जो गाने थे, उनको कालजयी बना दिया। आप सोचिए कि ये जादू क्या कोई और कर सकता था? क्योंकि उस समय तक किशोर कुमार नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में, और शम्मी कपूर पर बमुश्किल 2 या 3 गाने हैं जो कि किशोर कुमार पर फिल्माए हैं, मतलब किशोर कुमार ने उनके लिए प्लेबैक दिया। ऐसा कोई गाना नहीं है, ज़्यादा 3 गाने हैं। उनके बारे में मैं कभी विस्तार से बात करूंगा वीडियो में अपने किसी और। अब रफ़ी साहब की आवाज़ में जो सौम्यता थी, उसने गानों में जो इमोशनल कनेक्शन होता था, यानी एक जो सुनने वाला जो व्यक्ति है वो उन गानों से संपर्क साध लेता था। गानों में जो इमोशनल क्वालिटी है उसके साथ में वो इमोशनल क्वालिटी यानी वो इमोशंस आपको कनेक्ट भी करने चाहिए। सुनने वाला व्यक्ति जब तक उन
इमोशंस से खुद को जोड़ेगा नहीं, कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसका पूरा अर्थ ही खराब हो जाएगा। तो ये जो सिंगर्स थे ये महान इसीलिए थे क्योंकि ये अपनी आवाज़ से, अपनी शैली से सामने जो भी कोई व्यक्ति सुनने वाला होता था उससे एक इमोशनल कांटेक्ट बना लिया करते थे, और वो जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आपको गहराई में लेकर के आ जाता है। अब वो गाना फिर किसी भी मूड का हो, आपको वो गाना एक, जिसको बोलते हैं ना, हिप्नोटिक इफेक्ट होता है उनमें, सम्मोहन वाला जो एक बात होती है वो आपको महसूस होती है उन गानों में। वो हर गाने में इस तरह की आत्मा डालते थे कि ऐसा लगता था कि वो गाना खुद अपने आप में एक कहानी कह रहा है, और वो जो पल है वो एक एक पल आप अपने सामने जी पा रहे हो। अब रफ़ी साहब के बाद अगर किसी ने इसी अंदाज पर सबसे ज्यादा काम किया और बॉलीवुड संगीत में क्रांति के स्तर को और ऊंचा लेकर के गए, तो वो एक ही नाम थे, और वो नाम थे किशोर कुमार साहब। किशोर दा का संगीत में एक जो योगदान है उनका, वो बेमिसाल अंदाज, वो अनोखा एक्सप्रेशन जो उनके हर लफ्ज में झलकता था। कौन भूल सकता है मेरे सपनों की रानी, आराधना फिल्म जो आई थी, जहां से सही मायनों में किशोर दा का पदार्पण हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं था कि किशोर दा ने उससे पहले गाने गाए नहीं थे। किशोर कुमार ने अलग अलग समय पर बहुत कोशिशें की, लेकिन साहब यूं कहते हैं ना कि जब किस्मत चलती है, किस्मत चलती तभी है, उससे ना तो पहले ना उसके बाद। तो वो वक्त मुकर्रर था 1969 का, तो 1969 यानी 1969 से जो वो समय आया फिल्म आराधना के पदार्पण से, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये गाना था। इस गाने ने किशोर कुमार के करियर में जो एक इजाफा किया, वो इजाफा सन 1987, जो उनका इस जिंदगी में आखिरी जो दिन था इस दुनिया में, तब तक इस पूरे करिश्मे ने उन पर पूरी तरह से मेहरबानी दिखाई। कहीं भी वो चूके नहीं, कहीं नहीं चूके। ये गाना जो उनको मिला उसके बाद में वो स्तर, वो ग्राफ बढ़ता ही चला गया किशोर दा का। और किशोर दा की आवाज और उनके स्टाइल में, यहां मैं स्टाइल की बात ज्यादा करूंगा क्योंकि किशोर दा की आवाज और उनके स्टाइल ने गाने को ना सिर्फ हिट बनाया है बल्कि यूथ एंथम था ये। जैसे नेशनल एंथम होता है, नेशनल एंथम क्या होता है? राष्ट्रीय गान, जनगण मन, हम जो गाते हैं, यानी जहां भी आप इसको सुनते हैं आपके मन मस्तिष्क में इसके प्रति एक गहरी आस्था है, एक राष्ट्रीय प्रेम एक दिखता है। लेकिन अगर हम इस चीज की बात यूथ के ऊपर करें, जो लड़के लड़कियां होते हैं जो अपनी जवानी में नया कदम रखते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, ये उन लोगों के दिलों की आवाज ये गाना बन गया था। और आज भी अगर आप इस गाने को चलाते हैं कहीं पर भी जहां यूथ हो, जहां पर युवा युवतियां हो, तो ये गाने का जो असर होता है ना, इसका कोई वर्णन नहीं है। और इसकी जो उमंग है उसकी कोई सीमा नहीं है इस तरह के गानों की। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये शाम मस्तानी, प्यार दीवाना होता है, ये जो गाने थे जो किशोर कुमार ने राजेश खन्ना पर जो उनकी आवाज जो फबी, वो असर आपको 70s की शुरुआत से दिखाई देता है। और इन्हीं गानों ने किशोर दा को एक अलग से पहचान दी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किशोर दा बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में। देवानंद के लिए भी उनकी आवाज का यूज किया जा चुका था पहले SD बर्मन द्वारा, लेकिन वो गाना चले, अच्छे गाने थे, लेकिन उनको उतना ज्यादा
मतलब फोकस नहीं मिला उनको, इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला। लेकिन जैसे ही राजेश खन्ना पर्दे पर दिखाई दिए फिल्म आराधना से, हालांकि आराधना से पहले भी राजेश खन्ना की जो फिल्में थी वो आई, लेकिन उनमें रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना के लिए गायन पार्श्व गायन किया। आराधना फिल्म में भी कुछ गाने रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना के लिए दिए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि एस.डी. बर्मन साहब बीमार पड़ गए और जो उनको असिस्ट किया करते थे ताउम्र, वो उनके बेटे होनहार आर.डी. बर्मन। इस वजह से, क्योंकि उस समय रफ़ी साहब थे वो विदेश में, उनके शोज भी चल रहे थे और डेट्स की प्रॉब्लम होने के कारण वो गाना जो था वो एक मजबूरी के तहत एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किशोर कुमार को दिया गया। और क्योंकि आर.डी. बर्मन जो थे वो हमेशा एक्सपेरिमेंट को पसंद करते थे। कुछ लोग यूं कहते हैं कि साहब ये कुछ एक सोची समझी साजिश थी। अगर ऐसी ही कोई बात होती तो आर.डी. बर्मन के गाने जो रफ़ी साहब के और आर.डी. बर्मन के साथ हैं, मेरे ख्याल में वो गाने अगर आप सुन लें तो आपको समझ आ जाएगा कि आर.डी. बर्मन को रफ़ी साहब से कितना ज़्यादा प्रेम था। लेकिन वो एक ट्रेंड बाद में ऐसा सेट हुआ, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी, कि जहां पर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के आने के बाद में जो ज़्यादातर मौके थे वो किशोर दा के पास चले गए, क्योंकि उस समय देश की परिस्थितियां, जो हालात बने वो सामंतवादी और जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे हमारे, ये व्यवस्थाएं जो मिल मालिक और मजदूरों के बीच के जो झगड़े होते थे, उस चीज के ऊपर पर्दे पर जो कहानियां थी वो उस प्रकार से आने लगी। जब पूरी तरह से दबदबा अमिताभ बच्चन साहब और उस प्रकार की जो कहानियां होती थी, सलीम जावेद कृत कहानियां, और उन कहानियों से जो काफी क्लोन कहानियां भी होती थी, तो पूरा जो माहौल था वो उसी प्रकार का हो चुका था। तो वहां पर शायरी और वहां उस प्रकार का जो एक माहौल जो रफ़ी साहब ने पहले तैयार किया था लोगों के मन मस्तिष्क में, जहां पर रोटी की कोई इतनी फिक्र नहीं होती थी, बस ये होता था कि एक अच्छा सा एक दिल में जज्बात, कहानी बहुत अच्छी, वहाँ कुछ गलत फहमियाँ तो कुछ दर्द भरे गीतों की बात होती थी। अगर समय अच्छा होता था तो बड़े ही उमंगमय गीत, श्रृंगार से भरे हुए गीत। वहाँ पर अच्छी शेरो शायरी की ज़रूरत पड़ती थी और अच्छी आवाज़ की ज़रूरत पड़ती थी। वहाँ राग रागनियों का बहुत अच्छा काम होता था, जैसे कि नौशाद साहब ने, शंकर जयकिशन, हुस्नलाल भगत राम, मदन मोहन साहब और बाद में जाकर के खयाम साहब ने भी इस बात को फॉलो अप किया। लेकिन ये जो ट्रेंड था, ये वो व्यवस्था थी कि रोटी कपड़ा और मकान पर जो बात आती थी, इस टाइटल से इतना ज़्यादा टाइटल लोगों के दिमाग में चलता था कि मनोज कुमार साहब ने इस टाइटल से पूरी फिल्म ही बना डाली थी। तो आज़ादी को मिले हुए करीब 20 साल हो चुके थे। उसके बाद में 20 साल तक सब कुछ सही चलता रहा, क्योंकि लोग बाग जश्न में और ये सारी चीज़ें उन्होंने सेलिब्रेट की 20-25 साल तक आज़ादी मिलने के बाद। लेकिन उसके बाद से फिर ये जो मिल मालिक के मजदूरी और ये सारी घटनाएं दिन रात लाइमलाइट में रहती थी। अखबार उस समय एकमात्र मीडियम ऐसा था जो कि इन सारी बातों को बताता था। लेकिन अगर हम पुराने केसेस की स्टडी करें, अगर लीगली भी हम इस बात पर जाएं, तो हम इस बात को पाते हैं कि उस समय मिल मालिक और मजदूरों के बीच के जो झगड़े थे और उनसे व्याप्त कुछ कहानियां थी, कुछ ट्रेजिडीज थी, परिवारों के साथ में क्या दिक्कतें होती थी, वो सभी चीजें चल रही थी। तो वहां पर जो स्कोप था वो रफ़ी साहब को इस तरह से भी नहीं मिल पाया कि पूरा परिवेश बदल गया। जिस आवाज को लोगों ने एक लवर बॉय या एक बहुत ही ज्यादा एक होता ना कि वो फिल्में जो होती थी पूरी तरह से, जैसे ताजमहल फिल्म है, यहूदी फिल्म है, वो फिल्म एक अलग ही एक कालखंड को लिए हुए फिल्म होती थी, जिसमें एक अलग ही टाइप का चीज़ें होती थी, किले होते थे और या बाग होता था, हसीन वादियाँ होती थी। वो जो समय था वो आज़ादी के बाद करीब 25-30 साल तक वो समय चला, जब लोगों ने
आज़ादी का जो जो मतलब पूरा जो मतलब एक होता है ना कि जब हमको कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है बहुत समय की गुलामी के बाद, तो हम बहुत समय तक उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो करीब 25-30 साल तक वो सेलिब्रेशन चला। लेकिन जैसे ही लोगों ने अपनी आंखें खोली और व्यवस्था को देखा, तो वहाँ उन्होंने ये पाया कि सामंतवादी चीज़ें और जो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, गरीबी, तो भारत उस तरह की समस्याओं से जूझ रहा था, कोशिशें कर रहा था। बहुत सारी तरह के पॉलिटिकल मूवमेंट भी उस समय हो रहे थे देश दुनिया में, थोड़ा हलचल का सा माहौल आ गया था। तो उस समय इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई जो कहानियां बनती थी, उसमें पूरी टीम को बदलना पड़ा। वहाँ आप देखिए राइटर्स भी पुराने वाले नहीं रहे, राइटर्स भी नए तरह के आ गए। डायरेक्टर जो पुराने थे उन्होंने अपनी फिल्मों को डायरेक्ट करने का तरीका बदल दिया, कहानियों में बदलाव हुआ। तो जब कहानियों में बदलाव हुआ तो फिर म्यूजिक में बदलाव हुआ, गीतों में बदलाव हुआ, और उसकी तर्ज पर फिर गायकों में और उनकी शैलियों में भी बदलाव करना पड़ा था। तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से रफ़ी साहब का एक सब्स्टिट्यूट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन किशोर कुमार की आवाज़ थी वो उस स्ट्रगल पर ज़्यादा फपती थी, ये लोग मानते हैं। क्योंकि अमिताभ बच्चन, और फिर ये काम एक व्यक्ति ने नहीं किया, पूरा उस समय ट्रेंड ऐसा था। कल्याण जी आनंद जी ने भी पूरी तरह से रफ़ी साहब को, अगर यूं कहें कि पहले वो बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहते थे कि रफ़ी साहब को गानों में लाएं। लेकिन आप देखिए बाद की फिल्मों में, अगर अमिताभ की बात करते हैं हम या किसी भी एक्टर की, तो रफ़ी साहब जब तक थे तब तक कल्याण जी आनंद जी के साथ में भी वही चीज़ हो रही थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ में भी वही चीज़ हो रही थी, राजेश रोशन साहब के साथ में भी वही चीज़ हो रही थी। जो भी कोई चोटी के संगीतकार थे, बप्पी लहिरी साहब भी आ चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में, अपने कदम जमा चुके थे। तो ये मैं उन संगीतकारों की बात कर रहा हूँ जो कि उस समय स्टेबलिस्ट थे, ज़बरदस्त। अब उस समय जो था ना, पूरा तरीका बदल चुका था, उसमें किसी एक आदमी का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। मैं आपको पूरी कहानियां इसलिए बताता हूं बीच में रोक करके, ताकि आपको सच्चाई का मालूम तो चल सके। तो कुछ ऐसा हुआ कि किशोर दा का जो गाना था, वो जितने भी जो उनके तरीके थे, वक्त के हिसाब से वो बिल्कुल फिट बैठ गए सब सिचुएशन पर। रफ़ी साहब ना तो कभी कम थे ना कभी ज्यादा थे, रफ़ी साहब थे, और शुरू से आखिर तक वो पूरे भरे हुए थे। उनको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको कोई चैलेंज दे ही नहीं सकता था। कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति, कितना ही दिमाग में चैलेंज लेकर के आए, ये सोच कर आए कि मैं रफ़ी साहब से ये गाना मतलब बड़ा मुश्किल में डाल दूंगा अगर मैंने उनको ये सिचुएशन बताई, ये मैंने उनको ये सुर दिए। क्योंकि नौशाद साहब जब सुर देते थे या मदन मोहन जब सुर देते थे, तो जो गायक लोग हैं वो घबराते थे, उन स्थितियों से बचते थे। लेकिन रफ़ी साहब के लिए और लता मंगेशकर के लिए ये स्थितियां आप समझें कि दिक्कत नहीं होती थी। रफ़ी साहब के साथ तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती थी। जितने सुर पर उनको कोई बताता था, ऊंचे से ऊंचा सुर लगाने की बात करता था, नौशाद साहब के साथ में ज़्यादा ये होता था। वो नौशाद साहब जितना उसको स्टैंड करने की बात करते थे ना, सुर को ये सोच करके कि ये बहुत ऊंचा सुर है, रफ़ी साहब उस ऊंचे सुर को बहुत नीचा कर देते थे। और वो रफ़ी साहब जो फिर सुर लगाते थे, वो नौशाद साहब की जो एक्सपेक्टेशन होती थी, उनकी जो उम्मीद होती थी, उससे कहीं ऊंचा लगाते थे। तो नौशाद साहब जैसे लोग भी रफ़ी साहब को मतलब ये समझ लीजिए सैल्यूट ही करते थे उनके सामने कोई। और वो सब उनकी प्रतिभा, वो जो उनका एक ईश्वरीय जो उनके पास में एक गुण था, ऐसा नहीं था कि वो मेहनत नहीं होती थी। सब कुछ आपको प्रकृति नहीं देती है। रफ़ी साहब शायद इतना रियाज करते थे कि शायद कोई करता भी नहीं होगा, इस अंदाज में रियाज होता था उनका। तो अब मैं बात किशोर दा की कर रहा था, तो अब रफ़ी साहब को आना लाजमी है उसमें, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, हम ये कह सकते हैं। स्टाइल में नहीं है, लेकिन जो एक गाने का जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसकी क्वालिटी को जो मेंटेन करते हैं, मेरे ख्याल में इन दोनों से ऊपर किसी ने भी उस क्वालिटी को मेंटेन इतना ज़्यादा नहीं किया। जहाँ तक बात मैं पार्श्व गायन की करता हूँ, पार्श्व गायन मतलब जो प्लेबैक की बात करता हूँ, प्लेबैक मतलब कि कितने ही हीरो होंगे, कितने ही कलाकार होंगे, कितने ही चेहरे होंगे, हर चेहरे पर अगर
कोई आवाज़ फिट बैठती थी तो वो इन दोनों की ही आवाज़ें थी। किसी भी चेहरे पर आप इनकी आवाज़ों को फिट कर सकते हैं। तो ये कुछ था ऐसा। अब गाना था एक, अगर मैं किशोर दा की बात करता हूँ, रूप तेरा मस्ताना। तो किशोर दा का जो एक सेक्सी जिसको हम बोलते हैं, एक रोमानियत से भरा अंदाज, और वही चीज़ आप पर्दे पर भी देख सकते हैं। जिस प्रकार का सीन उसी प्रकार का गाना। तो इस तरह का जो सेंशुअस गाने, जिसको हम सेक्सी गाने बोल सकते हैं, उन्होंने जो सेंसुअलिटी को पैदा किया और रोमांस को अलग तरीके से पेश किया अपनी आवाज में। और उसका गाने का आप मीटर देखिए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। अब ये जो झटके हैं गानों में, ये आपको बर्मन जो बैंड था उसमें दिखाई देंगे आपको, और साफ मालूम चलता है कि ये आर.डी. बर्मन का ही गाना है। हालांकि ये गाना उन्होंने अपने पिताजी के लिए दिया, लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट है वो आर.डी. बर्मन का है। तो उन्होंने जो सेंसुअलिटी को और जो रोमांस को अलग तरह से पेश किया, इस प्रकार के गाने पहले कभी बने नहीं थे, जो बॉलीवुड में एक नए प्रकार का ट्रेंड साबित हुआ। आज भी रूप तेरा मस्ताना हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ये गाना ट्रेंड सेटर था। इससे पहले इस प्रकार के कोई गाने बनते नहीं थे। लोगों को एक अलग तरह की साउंड समझ में आती थी। शायरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन साउंड के हिसाब से, गाने का जो तरीका है उसके हिसाब से, जो गाने में जो बीच बीच में जो रुकाव है, जो आरोह अवरोह है, उसकी वजह से ये गाना अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा उम्दा है। तो किशोर दा का ये अंदाज उन्हें बाकी सिंगर्स से पूरी तरह से अलग करता था। अब वो चाहे रोमांटिक हो, चाहे वो फिर मजाकिया हो, चाहे वो किसी भी मूड का गाना हो, किशोर दा ने हमेशा अपनी आवाज़ में कुछ नयापन दिया। अब अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में है एक कंपटीशन था भी और नहीं भी था। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कंपटीशन तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पर कंपटीशन नहीं है तब तक वो बात नहीं आ पाएगी। लेकिन वो कंपटीशन है, वो अनकहा कंपटीशन है। वो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि जो कंपटीशन है और आप ये कहें कि वो बड़ा ही गला घोंटू कंपटीशन है। वो बड़ा ही एक हेल्थी टाइप का कंपटीशन हुआ करता था। 60 के दशक में रफ़ी साहब ने अपना क्लासिकल और सॉफ्ट मेलोडी से जिस प्रकार से राज किया, वहीं 70 के दशक में किशोर दा ने अपनी यूथफुल और इनोवेटिव आवाज़ से पूरे माहौल को ही मंत्रमुग्ध कर दिया था। कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे रफ़ी साहब की है कल कल बहती गंगा, और उसी तरह से किशोर दा खई के पान बनारस वाला। इन गानों तक दोनों की जो शैली है वो बिल्कुल अलग अलग है। बॉलीवुड में संगीत में अगर कभी विविधता की बात चले तो हम इन दोनों चेहरों को याद कर सकते हैं। कभी भी जहाँ रफ़ी साहब का संगीत परंपरा और इमोशंस से पूरा लबरेज था, वहीं किशोर दा का जो जो गाने का तरीका था वो बड़ा ही उत्साहवर्धक था और बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ जो उनका एक स्टाइल था। इन दोनों महान गायकों ने हमें समझाया कि एक ही इंडस्ट्री में रहकर के भी दो लोग अलग अलग अंदाज में विषय का या संगीत का भविष्य किस प्रकार बदल सकते हैं। उनकी आवाज़ों ने बॉलीवुड को एक ऐसा संगीत दिया जो आज भी अमर है और सदा ही अमर रहेगा। तो रफ़ी साहब और किशोर दा न केवल दो गायक थे जो महान हैं, महान थे और महान रहेंगे, बल्कि उन्होंने अपने दौर के बॉलीवुड संगीत का चेहरा ही बदल दिया। मैं आज बात यही कर रहा था कि क्रांतिकारी लोग होते हैं कुछ जो पूरे खाके को, पूरा जो एक फ्रेम होता है उसको ही चेंज कर जाते हैं। तो ये वो दो नाम थे या नाम हैं जिन्होंने बॉलीवुड जो संगीत है उसके चेहरे को ही पूरी तरह से बदल दिया। उनकी आवाज़ों में वो क्रांति थी जिसने बॉलीवुड संगीत को वो पहचान दी कि जिसे हम आज भी गर्व से देखते हैं। इन दोनों के बिना बॉलीवुड संगीत सदा ही अधूरा है। तो चलिए इनकी आवाज़ को हम बार बार सुनते हैं और इनके गीत में खो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली पेशकश में आपके सामने फिर एक बार मुखातिब होता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। कल मिलते हैं। बाय।